गाइस आपका वेलकम है स्कॉलर स्टडी अड्डा में। स्टार्ट करेंगे आज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में एक क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो थी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड। आज करेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। ये दोनों ही सेक्टर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोस्टली क्वेश्चंस पहले चैप्टर के यहीं से आते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर। एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? एक ऐसा सेक्टर होता है जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है। मेनली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होता है, जिसमें मोस्टली चीज़ें वो चीज़ें होती है जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर मैन्युफैक्चरिंग करती है और फाइनली वो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, ये सब क्या है? ये फाइनल प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग होके बने। तो जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन सी द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी रिवॉल्व अराउंड मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल गुड्स एंड रिसोर्सेज। जनरली हम वही चीज रखते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर में जिसमें बहुत सारी वैल्यू ऐड हो जाए प्राइमरी सेक्टर के साथ। तो इट इंक्लूड द इंडस्ट्री वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कॉटन फैब्रिक, सुगर कैन प्रोडक्शन। तो वो सारी प्राइमरी चीजें जिसमें वैल्यू ऐड होने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस सेक्टर से आज भी हमारे देश में लगभग 27.6% के करीब कंट्रीब्यूशन है। मीन्स हमारे देश की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में लगभग 27% के आसपास सेकेंडरी सेक्टर से कंट्रीब्यूट होता है। अगर बात करें हम टोटल डिपेंडेंसी कितनी सेक्टर पे पॉपुलेशन की, मीन्स हमारे देश की जो आबादी है वो अपने रोजगार के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए अराउंड 17%, 17% के करीब इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व है। तो हमारे देश की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल है सेकेंडरी सेक्टर का, जिसमें 27% इनकम में और 17% के आसपास हमारे देश की पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो सबसे मेन पार्ट है वो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। जो सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी 1948 की पॉलिसी थी। 1948 की इंडिया आज़ाद होता है 1947 में, और उसके जस्ट बाद हमने एक टेंटेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करी। एक टेंटेटिव पॉलिसी 1948 में जिसको कहा गया फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिया। और उस वक्त की जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक्चुअली ये पॉलिसी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं थी। इस पॉलिसी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर भी डिसाइड नहीं किया गया था देश का, लेकिन दो कॉन्टेक्स्ट में ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज़, भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि इंडिया इज गोइंग टू अडॉप्ट मिक्स इकोनॉमी। मीन्स हम ना तो कैपिटलिज्म की तरफ जा रहे हैं ना हम सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। ये बता दिया गया कि इंडिया अडॉप्ट कर रहा है मिक्स इकोनॉमी को। मीन्स हम वो दोनों फीचर रखने जा रहे हैं जो कैपिटलिज्म के फीचर है और जो सोशलिस्ट के भी फीचर्स है। तो जनरली पहली चीज़ तो इंडिया ने ये डिक्लेयर की इस पॉलिसी के थ्रू, और दूसरी चीज़ ये बताया कि हम अपनी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेने जा रहे हैं। मीन्स इंडिया किसी की भी पॉलिसी को कॉपी नहीं कर रहा बल्कि अपनी एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने जा रहा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, पहली फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी हमारी, दूसरी चीज़ इसमें हमने मिक्स इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारी सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी जिस पे देश का पूरा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया। एक्चुअली 1948 की पॉलिसी क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके लिए प्लानिंग नहीं की गई थी, लेकिन 1956 की पॉलिसी बहुत प्लानिंग के बाद बनाई गई। और इसमें जो वेटेज दिया गया, इसमें वेटेज दिया गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंडीशन में नहीं था, बहुत ज़्यादा उस पर यकीन भी नहीं किया जा सकता था। तो मेनली जो देश की जिम्मेदारी दी गई, जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई, वो दी गई पब्लिक सेक्टर को। हालांकि इंडिया का मॉडल मिक्स इकोनॉमी ही रहा, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी किस सेक्टर को दी गई? पब्लिक सेक्टर को। तो इस इकोनॉमिक पॉलिसी को इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से संविधान से देश चलाया जाता है उसी तरीके से इस पॉलिसी से उस वक्त देश की इकोनॉमिक पॉलिसी डिसाइड की गई। तो कई बार पूछा जाता है विच पॉलिसी इज नोन एज इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो किसको कहा जाता है? 1956 की पॉलिसी को। और इस पॉलिसी को जो मेनली डिजाइन किया था वो किया था पीसी महल नोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है पीसी महल नोबिस। ये वो भारत के सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पॉलिसी को डिज़ाइन किया था। इसमें मोस्टली जो कंट्रोल रखा गया था वो गवर्नमेंट के पास। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है उनमें लाइसेंस का प्रोविज़न किया गया,
जैसे किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसको लाइसेंस लेना होता था मोस्टली सेक्टर में। इसके अलावा कोटा सिस्टम किया गया कि अगर कोई भी कंपनी कोई भी इंडस्ट्री लगानी तो एक पर्टिकुलर सामान बनाने का कोटा हासिल करना होगा। तो ये दो ऐसी पॉलिसी रही जो एक तरीके से मिक्स इकोनॉमी को लेकर चली, लेकिन उसके बावजूद भी जो कंट्रोल रहा वो जनरली पब्लिक सेक्टर के हाथ में ही रहा, जिसके चलते क्या हुआ कि 1990 तक बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी पब्लिक सेक्टर में, जिससे ये सेक्टर अनप्रोडक्टिव होता चला गया। भारत में एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलता है 90s में। भारत के पास डॉलर की कमी हो जाती है, भारत के पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है और मजबूरन होके इंडिया को एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है 1991 में, जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस पॉलिसी की खास बात यह थी कि जो कंट्रोल अभी तक पब्लिक सेक्टर के हाथ में था मिक्स इकोनॉमी के अंदर, अब धीरे धीरे कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर की तरफ चला गया, क्योंकि भारत के पास मजबूरी ये थी कि भारत के पास डॉलर की शॉर्टेज हो गई थी और डॉलर की शॉर्टेज होते ही भारत के इंपोर्ट पे असर पड़ने लगा। तो ये वो पॉलिसी थी जो भारत ने मजबूरी में वर्ल्ड बैंक के साथ अडॉप्ट की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से इंडिया ने काफ़ी बड़ा लोन उठाया और वर्ल्ड बैंक की ये कंडीशन थी कि आपको अपने यहाँ पे गुड गवर्नेंस को लाना होगा। और गुड गवर्नेंस लाने के लिए उसने 3 पॉलिसी इंडिया से रिकमेंड की, जिन्होंने इंडिया की पूरी पॉलिसी को चेंज करके रख दिया। वो 3 पॉलिसी कौन थी? उनको कहते हैं LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 वो पॉलिसी थी जिन्होंने भारत की अब तक की जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उनका पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया, उनका पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। मीन्स इस पॉलिसी में इंडिया ने अपने आप को लिबरलाइज किया कि अब देश के अंदर कोई भी कंट्रोल उतने बड़े लेवल पे नहीं होगा। भारत से बाहर की जितनी कंपनी है वो इंडिया में ईजिली आ सकती है, अपने प्रोडक्ट ईजिली बेच सकती है, ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो लिबरलाइज किया इंडिया ने अपनी पूरी स्ट्रक्चर को, पूरी पॉलिसी को। प्राइवेटाइजेशन मीन्स इंडिया की जितनी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है उनको धीरे धीरे करके प्राइवेट सेक्टर को वो एरियाज हैंडओवर करने होंगे जहां पे वो अनप्रोडक्टिव है या अनफिट है। तो मोस्टली इंडस्ट्रीज प्राइवेट हाथों में चली गई। गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को श्रिंक किया, थोड़ा एरिया अपने पास रखा और मोस्टली चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। आज आप देखोगे इंडियन गवर्नमेंट के पास जस्ट रेलवे और न्यूक्लियर एनर्जी का ही फुल्ली कंट्रोल है। इवन रेलवे में भी डिसइन्वेस्टमेंट होना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन को प्रायोरिटी दी गई। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट किया, मीन्स फ्री फ्लो किया कैपिटल का, लेबर का, गुड्स का। इंडिया ने बाकी इकोनॉमी के साथ अपने आप को मर्ज कर दिया। तो ये कुछ 3 ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया को मजबूरन अडॉप्ट करनी पड़ी और उसके बाद ख़त्म हो जाती है गवर्नमेंट की मोनोपोली, क्योंकि ये एक वैसी पॉलिसी थी जिससे पहले गवर्नमेंट की बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे मोनोपोली हुआ करती थी। गवर्नमेंट अकेले ही सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करती थी, डिस्ट्रीब्यूट करती थी, प्रोड्यूस करती थी। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के साथ ये चीज़ें चली गई और गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट के जो इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो धीरे धीरे बहुत लिमिटेड हो गए। 17 पहुँचे, फिर उससे भी कम होते चले गए और आज इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास बहुत कम एरियाज है। इवन आपने देखा होगा एयरलाइंस में पहले एयर इंडिया इंडियन गवर्नमेंट की हुआ करती थी, आज एयरलाइंस के सेक्टर में एक भी फ्लाइट हमारी गवर्नमेंट के पास नहीं है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो धीरे धीरे हमने अपने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को श्रिंक किया और आज ये लगभग 6 इंडस्ट्रीज पे आ गई है और अब धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर की हमारी चेंज होती है वो होती है 1991 में। तो अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस की 3 मेजर पॉलिसी रही, उसमें पहली है 1948 की जो पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, दूसरी 1956 की जो कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी और एक लास्ट जो है 1991 की जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जिसके बेस पर अभी हमारे पूरे देश का स्ट्रक्चर खड़ा, पूरे देश की इकोनॉमी खड़ी है इसी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स अनाउंस की है जिनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए 2014 में मेक इन इंडिया को स्टार्ट किया। इसके अलावा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्टार्ट किया ताकि एक ही जगह से जितनी इंडस्ट्रीज है उनको क्लियरेंस मिल सके, उनको अप्रूवल मिल सके। नेक्स्ट, पीएम गति शक्ति मिशन नेशनल मास्टर प्लान चलाया
ताकि जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ है उनमें एक कोऑर्डिनेशन बनाया जा सके, उनमें एक बैलेंस बनाया जा सके। इसके अलावा फेम स्कीम, भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, हाइब्रिड व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए फेम लाया गया। उद्यमी भारत स्कीम, भारत में जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए उद्यमी स्कीम लाई गई। टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए पीएम मेगा इंटीग्रेटेड स्कीम लाई गई। तो ये वो स्कीम है जिन्होंने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्टअप दिया है, उसको एक प्लेटफॉर्म दिया है। तो सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे मेजर चीज़ें आती है कि हमारी पॉलिसी क्या रही है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और दूसरी मेजर चीज़ें रहती है कि हमारी गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव रहे। तो जब भी आप इस सेक्टर को पढ़ोगे तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ और दूसरा गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है। तो यहाँ से आपके सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टर्सरी सेक्टर। हालांकि आज टर्सरी सेक्टर का हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी तो उसमें प्रॉपर एक क्लास होगी टर्सरी सेक्टर को लेकर। तो टर्सरी सेक्टर होता क्या है एक्चुअली? टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होता है जो मेनली सर्विस को इंक्लूड करता है। जैसे आपने देखा अभी तक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, इनमें मेनली प्रोडक्ट्स बनते हैं, गुड्स बनते हैं। प्राइमरी में जो रॉ मटेरियल होता है और सेकेंडरी में जो मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन टर्सरी सेक्टर सिर्फ जॉब से रिलेटेड होता है, वो जॉब्स जो फाइनेंशियल वैल्यूज रखती है। तो टर्सरी सेक्टर में हम उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो भी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कराती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा हम बहुत सारी सर्विस लेते हैं अपनी लाइफ में, जो मैनुअल नेचर की होती है, जो फाइनेंशियल होती है, जो आर्टिफिशियल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट डिस्पोजल, जैसे कंसल्टिंग, गैबलिंग, रिटेल, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, पेमेंट कार्ड, प्रोफेशनल सर्विस, लीगल सर्विस, मैनेजमेंट सर्विस, पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा यू कैन सी मास मीडिया की सर्विस, एंटरटेनमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, फार्मेसी, है ना, इंफॉर्मेशन। तो ये वो सर्विस है जिन्हें इनके एक्सपर्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब हम टर्सरी सेक्टर की बात करते हैं तो इस टर्सरी में ये बहुत सारी सर्विस है, लेकिन ये सारी सर्विस हमें नहीं पढ़नी होती है। हमें वो सर्विस पढ़नी होती है जो फाइनेंशियल नेचर की होती है और जो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और प्लस हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ हमारे एग्जाम के लिए कौन सी सर्विस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सर्विस है वो है बैंकिंग, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जो हर इंडियन को जोड़ के रखी हुई है। हमारे देश में बहुत सारे बैंक्स हैं, आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक है, कॉमर्शियल बैंक है, प्राइवेट बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है। तो हमें जो पढ़ना है वो मेनली बैंकिंग के बारे में पढ़ना, क्योंकि बैंकिंग एक ऐसी सर्विस है जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा आरबीआई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आरबीआई का स्ट्रक्चर, आरबीआई के फंक्शंस, आरबीआई के मीन्स जो गवर्नर, आरबीआई की पॉलिसीज, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है। एक्चुअली जो टर्सरी सेक्टर है इसका भी हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप देखोगे इस वक्त हमारे देश की जीडीपी का, हमारे देश की इकोनॉमी का लगभग 55% के करीब वो टर्सरी सेक्टर से आता है। हमारे देश की टोटल इनकम का 55% के आसपास कहां से आता है? टर्सरी सेक्टर से। तो इस वक्त हमारे देश की इनकम का सबसे बड़ा पार्ट है टर्सरी सेक्टर, और सबसे बड़े के साथ साथ हमारे देश की पॉपुलेशन डिपेंडेंसी भी लगभग 20 से 22% के आसपास इसी सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सेक्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की इनकम का एक बड़ा पार्ट आता है टर्सरी सेक्टर से। इवन आप देखोगे इंडिया की बहुत बड़ी जो रेमिटेंसेस है, जो बाहर से जो पैसा आता है इंडिया में, जो लगभग हमारी जीडीपी का 6% के आसपास है, उसमें भी बहुत बड़ा रोल किसका है? टर्सरी सेक्टर का। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस, लगभग अगर बात करें 3 करोड़ के करीब इंडियंस इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, जो इंडिया में कमाकर पैसा सर्विस के थ्रू इंडिया में भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेस बोलते हैं, जिसमें इंडिया की पोजीशन नंबर 1 पे। इंडिया में सबसे ज़्यादा पैसा भेजा जाता है आउटसाइडर इंडियन के थ्रू, तो नंबर 1 पे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, सर्विस सेक्टर पे। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर सीरियसली आपको लगता है आपके लिए क्लासेस यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।